लेट मी। बढ़िया सर। हाँ सर मेरा नाम सुखराज सिंह है। मैं राजस्थान के जिला श्री गंगानगर के गांव तेरापी का निवासी हूँ। मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने नज़दीकी गांव पतरोड़ा से की है। उसके बाद जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो सूरतगढ़ में टैगोर पीजी कॉलेज से बीएससी नॉन मेडिकल के रूप में की है। मेरी जो हॉबीज हैं सर वो प्रैक्टिसिंग स्मॉल स्केल फार्मिंग और सोशल रियलिज्म पर हिंदी नॉवेल्स पढ़ना है सर। और जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सर वो हिंदी लिटरेचर है सर। ओके मिस्टर सुखराज, आप गंगानगर से हैं, श्री गंगानगर। जी सर। अच्छा, हम गंगानगर को श्री गंगानगर बोलते हैं। सर इसकी जो स्थापना है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा की गई थी, तो उनके सम्मान में ये श्री लगाया गया है। ओके, और ये जो सूरतगढ़ है, नहीं अनूपगढ़ है, जी सर। और इधर आपका ये गंगानगर है, ये जो एरिया है जी सर। क्या ये 50 साल पहले भी इसमें फर्टाइल था या नहर निकलने के बाद आया है, इंदिरा गांधी कैनाल के बाद हुआ? जी सर, इसमें जो इंदिरा गांधी नहर है उसका काफ़ी प्रभाव रहा है। उसके कारण, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर जो रेगिस्तानी क्षेत्र था वो अधिक था और जो सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, तो अब इंदिरा गांधी नहर आने से वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हुई है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बढ़ी है और जो वहाँ पर हरियाली है उसमें भी वृद्धि हुई है सर। तो उसके कारण वहाँ पर जो उर्वरता है उसमें भी वृद्धि हुई है। देखो, दो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी सर। एक तो अभी आपने बायोडाइवर्सिटी की बात की। जी सर। जब भी कैनाल आती है जी सर। और एग्रीकल्चर के तहत जो एरिया बनता है, जी सर। तो मोनोक्रोपिंग, जी सर। बायोडाइवर्सिटी तो कम होएगी, फ्लोरा और फाउना जी सर। वो तो कम होएगी, जी सर। क्योंकि उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है कि एक ही टाइप की जीन्स बन गए और वो है क्रॉपिंग वाले, तो डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है। अपने आप कुदरत में कोई चीज रहे वहां डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये जो नहर निकली इसके कारण से आपके स्टेट के और हरियाणा के और पंजाब के क्या पानी के कुछ इश्यू खड़े हो गए, क्या आपको मालूम? जी सर, इसमें जो इस नहर को सतलुज और व्यास के माध्यम से जो पानी मिलता है, तो जो पंजाब है वो इस पर आपत्ति दर्ज करता है कि जो हमारा पानी है वो राजस्थान को दिया जा रहा है सर, तो उसके कारण विवाद हो रहा है सर। इस उम्र में जहां आप खड़े हो, क्या आपको मौका मिला उस इलाके में घूमने का जहां से ये नहर निकली हुई है, उसके आसपास के गांव में आपने देखा कि नमी बढ़ गई? सर यहाँ जो हमारा क्षेत्र है, जैसे कि रायसेन नगर के आसपास सूरतगढ़ और उसके आसपास जो क्षेत्र है सर, 5 किलोमीटर तक, बल्कि आप 2 किलोमीटर तक हो जहाँ से नहर गुजरती है, वहाँ नमी बढ़ गई। जी सर। आपने नोटिस किया? जी सर, उसमें जो नमी बढ़ने की जो समस्या है वो हमारे इलाके में सर आ रही है सर। आगे जी सर। तो इसका क्या इलाज हो? सर इसके लिए मुझे लगता है जो वहाँ पर जो मोनोक्रॉपिंग है उसको हटाकर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो बाजरा और जो ज्वार है उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो माइक्रो इरिगेशन है सर उसको अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो उसके कारण उसके माध्यम से जो सेम की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। एक बात तो आपकी ठीक है सुखराज जी, आप जो है, आपके पिताजी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जी सर। दिनों रात आपने खेती को देखा हुआ। एक बात तो आपकी ठीक है कि हम माइक्रो पे जाएं, माइक्रो पे जाएंगे तो कम पानी लगेगा। जी सर। पहले वाली बात आपकी ठीक नहीं है कि बाजरा ज्वार पे जाएं, डाइवर्सिफिकेशन पे जाएं। वो ठीक, डाइवर्सिफिकेशन पे कैसे जाओगे, नमी आ गई है। एक तरीका, यदि मैं ऐसे बीज लगा दूं जो नीचे के पानी को अपने अंदर जज्ब करके ऊपर वाष्प बना के उड़ा, जी सर। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जी सर। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। जी सर। आप थोड़ा सा स्टडी करना, जी सर। ऐसा ना हो वहाँ कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ हो जो जानता हो, जी सर। इसको स्टडी करना ओके सर। कि सेम को कैसे दूर, वाटर लॉगिंग भी वाटर, जी सर। तो वाटर टेबल ऊपर आ गया, इसको हैंडल कैसे करें। ओके।
आगे बढ़ते हैं। सो लिटरेचर, एक मिनट सर। हाँ, हाँ, सो यू आर बीएससी, जी सर। और बीएससी होने के बाद आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया। जी सर। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया? सर इसमें जो मूल कारण है वो जो मीडियम का कारण है सर, क्योंकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है इसमें अगर यूपीएससी के स्तर पर देखा जाए तो जो कंटेंट है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध है, और जो एग्ज़ाम है वो भी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सहज रहता है। तो मेरा मीडियम हिंदी था सर, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट चेंज करके जो हिंदी साहित्य है वो ले लिया। पर वहाँ तो बीएससी आपने इंग्लिश मीडियम से किया। नहीं सर, हिंदी मीडियम से किया। अच्छा, वहाँ बीएससी भी हिंदी मीडियम से किया है? जी सर। ओह, अच्छा अच्छा। आपने कहा कि आपको हिंदी नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, सोशल रियलिज्म के हिंदी नॉवल। कोई नॉवल आपको याद है जो आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हो 6 महीने में? सर इसमें जो अमृता प्रीतम जी का पिंजर नॉवल है वो मैंने अभी हाल में पढ़ा था। तो उसका क्या है, स्टोरी क्या है पिंजर का? सर उसमें जो विभाजन की पृष्ठभूमि को लेते हुए जो महिलाओं का शोषण होता है विभिन्न स्तरों पर, उसको दिखाया गया है। मुल्क राज आनंद ने भी विभाजन पे काफ़ी लिखा है। सॉरी सर? मुल्क राज आनंद ने भी काफ़ी लिखा है, वो भी पंजाब से सही थे। सॉरी सर, मैंने पढ़ा हाँ नहीं, वो इंग्लिश में ज़्यादा लिखते थे, इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा। मुझे ये समझाएं कि स्मॉल स्केल फार्मिंग से आप क्या अर्थ लेते हैं? सर अगर टेक्निकल परिभाषा की बात करें तो जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर खेती की जाती है। ये तो हो गया। जी सर। आपकी निगाह में जो प्रैक्टिस है, जी सर। कोई 3-4 प्रैक्टिस समझाएं जो स्मॉल स्केल फार्मिंग वर्ड को शूट करती हूँ। सर अगर मेरे स्तर पर देखें तो मैं तो अपने जो खेत है उसमें अलग स्तर पर खेती करता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है और एक्वापोनिक्स है, इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग है, तो ये सब स्मॉल स्केल फार्मिंग में आ सकते हैं सर। कॉस्ट बहुत है इसमें। सॉरी सर? कॉस्ट बहुत है। जी सर। जब आप यूज ऑफ प्लास्टिक करते हैं एग्रीकल्चर में, या कंट्रोल्ड कंडीशन में आप कोई भी काम करेंगे जिसमें कि आप पानी को, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो, या हाइड्रो में आप जाओगे, केमिकल्स का यूज करोगे, कॉस्ट बढ़ती है इनपुट की। कॉस्ट ज़्यादा है और आपके पास टेरेन बहुत है इंडिया में। तो जब ज्योग्राफिकल टेरेन आपके पास काफ़ी है तो आपका जो नारा है वो होता है ग्रो मोर विद लेस एक्सपेंडिचर विद लेस इनपुट। मोर विद लेस, तो आपको मोर विद लेस करना है। यहां आपने खर्चा कर दिया, गरीब आदमी बेचारा कैसे खर्च करेगा? तो कुछ ऐसी तकनीक इजाद हमें करनी पड़ेगी जिससे खर्चे कम हो। इस पे भी आप थोड़ा सा तैयारी करना। जैसे छोटे फार्मर्स के लिए बड़े ट्रैक्टर के बजाय एक छोटी मशीनरी आई, तो हमें अच्छी छोटी मशीनरी, और वो मशीनरी जिसमें डीजल और पेट्रोल कम लगता हो। फिर छोटे फार्मर के पास डाइवर्सिफिकेशन उन क्रॉप्स का हो जिन क्रॉप्स की मार्केट के अंदर वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। छोटे फार्मर्स अपना जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के, व्हाट यू कॉल, उसको क्या बोलते, एफपीओ, हाँ, एफपीओ बना के फिर अपने फॉरवर्ड लिंकेज करें, मार्केट लिंकेज करें, और एआई का भी मार्केट लिंकेज में काम लें वो, और इधर से बैकवर्ड में वो कलेक्शन भी करें अपने जैसे भाई लोगों को जो एफपीओ करेगी। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको टिप्स बनानी पड़ेंगी, रिसर्च करके ढूंढ के। ओके, काइंडली गो अहेड प्लीज। सुखराज, ये सोशल रियलिज्म क्या है? सर इसमें जो समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको देखा जाता है, जैसे कि जाति व्यवस्था है या फिर महिलाओं का शोषण है, तो गरीबी है, इन सब समस्याओं को जिसमें उजागर किया जाता है तो उसको सोशल रियलिज्म कहते हैं। आपने अमृता प्रीतम के पिंजर नोवेल की बात करी। जी सर। उस पर एक मूवी भी बनी है। जी सर। देखिए आपने?
सॉरी सर, मूवी मैंने नहीं देखी है। मूवी नहीं देखी। हाँ सर। अच्छा, कौन ऐसा कैरेक्टर है जिस पे वो पिंजर बेस्ड है? उस कैरेक्टर का नाम क्या है उस नोवेल में? प्रोटोगोनिस्ट कौन है नॉवल का, ये जानना चाह रहे हैं। मुख्य मुख्य पात्र किस पे, मुख्य पात्र किस पे आधारित है? वो किसकी कहानी है? वो सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उसमें। एक महिला की कहानी है। जी सर, महिला की। एक महिला की कहानी है जी सर। जिसकी फैमिली हिंदुस्तान में आ जाती है जी सर। और वो वहाँ पे रह जाती है। जी सर। ठीक है। अगर आप राजस्थान को देखें तो राजस्थान में कितने ट्राइब्स हैं टोटल? सर टोटल संख्या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है सर इसके बारे में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। उसमें से कुछ ट्राइब्स हैं जो, कुछ नहीं बहुत कम है, उसमें से पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। पता है उस ट्राइबल का नाम क्या? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक फॉरेन पॉलिसी पे बताएं कि अभी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, राइट, अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जी सर। वो वो किस तरह से है? वो उदारवादी है या उपयोगवादी है या कुछ और है? सर मुझे लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है हाँ, वो अभी काफ़ी हद तक जो उदारवादी है वो बनी हुई है, क्योंकि उसमें जो अगर इकोनॉमिक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर जो पूंजीवाद है और जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वो कि उदारवाद की एक मुख्य विशेषता है सर। तो मुझे लगता है कि उदारवाद की ओर अपेक्षाकृत अधिक झुकी हुई है। तो ट्रंप ने जो अभी देख रहेंगे, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, जी सर। ये उदारवादी विश्व व्यवस्था के खिलाफ है या उसी के साथ में है ये? सर मुझे लगता है कि ये उदारवाद के कुछ हद तक खिलाफ हो सकता है सर, क्योंकि उसमें एक देश के हम इंटरनल जो मैटर है उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है सर। तो मुझे लगता है कि ये उदारवाद के खिलाफ हो सकता है। अब कुछ प्रगतिशील लेखक जो हैं भारत में, राइट, उसके कुछ नाम बताएंगे? सर प्रगतिशील लेखक के रूप में अगर देखा जाए तो अगर हिंदी साहित्य में देखा जाए तो उसमें जो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इसके अलावा दिनकर जी हैं, और तो ये सब जो लेखक हैं, रामविलास शर्मा हैं, तो इन सब लेखकों रामविलास शर्मा है, नागार्जुन। जी सर, नागार्जुन, ये सब लेखक जो प्रगतिशील लेखन धारा में आते हैं सर। ठीक है। भारत के जो पड़ोसी हैं हमारे, जी सर। वो भारत के खिलाफ अभी खड़े हुए हैं और खड़े हुए दिख रहे हैं, जी सर। राइट। एंटी इंडिया स्टैंस जो है वो चल रहा है, राइट। इसमें सबसे प्रमुख कारण कौन है और क्या है? सर इसमें अगर बांग्लादेश के स्तर पर देखा जाए तो जो प्रमुख कारण है वो चीन और जो पाकिस्तान का वहाँ पे डीप स्टेट का जो प्रभाव देखा गया है, तो वो मुझे एक मुख्य कारण दिखता है। दूसरा अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो उसके साथ जो हमारा लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, तो वो एक हो सकता है। इसके अलावा भूटान और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में मुझे दिख रहे हैं सर। तो यही सब सोच पा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर। आपने पढ़ी है हिंदी साहित्य, जी सर। कितनी पढ़ी है? मतलब सिर्फ पेपर के लिए पढ़ी है सिलेबस के हिसाब से, या इंटरेस्ट भी है? सर सिलेबस के अनुसार भी पढ़ी है, इसके अलावा जो हिंदी नॉवेल्स हैं वो मेरी हॉबी है सर, तो मैंने उसके आधार पर भी पढ़ा है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, फिर कहाँ से पाया इतना जहर, किसकी कविता है? सॉरी सर, ये पढ़ी नहीं है। अभी आपने बोला गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी कविता है। जी सर। और एक उनका नॉवल है शेखर एक जीवनी, जी सर। सिलेबस में भी है शायद आपके में? नो सर, सिलेबस में नहीं। पहले तो था 86 87 में था ये, अभी नहीं। दो पार्ट है उसके वो। चलो सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, गोदान पढ़िए? जी सर। गोदान की आज की डेट में क्या प्रासंगिकता है? आपको लगता है कि वो इश्यूज आज भी हैं जो उस टाइम थे? तो समाज में कितने सुधारक आए, ये आए, सब आए, लेकिन क्या वो चीज़ें अभी भी हैं उनमें से कुछ जो उस टाइम की जो बीमारियां थी, क्या उनमें से कुछ आज भी हैं? ये मेरा प्रश्न। जी सर, उसमें अगर देखा जाए जैसे कि किसानों की मूल समस्या दिखाई गई है, तो उसमें जैसे आज भी संस्थागत ऋण तक जो किसानों की पहुंच है वो अपेक्षाकृत कम है, और जो छोटे किसान हैं
तो उनके लिए जो जीवन यापन है वो कठिन है। इसके अलावा दूसरी समस्या अगर वहाँ पर देखें तो दहेज प्रथा की भी दिखाई गई है सर, तो वो भी अभी वर्तमान में बना हुआ है सर। लेकिन उन्होंने जैसे विधवा पुनर्विवाह की समस्या दिखाई थी, तो वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है मुझे लगता है सर। और उस दौरान जिस प्रकार का जातिवाद उन्होंने दिखाया है, तो वो भी उस स्तर का अब वर्तमान में नहीं देखने को मिल रहा है सर। आप ये भी देखें जैसे एक आपका है आपके भाई होंगे, तो जैसे वहाँ पे वो गोबर कहना मानता था पूरी जी सर। है, जैसे दुनिया बनती थी और पूरी को कहता था गोबर मान जाता था, उसमें बदलाव नहीं है, आपके कहाँ मान रहे सर अगर ये भी पार्ट है। जी सर। ये आपसे जब समकालीन और समसामयिक कंपैरिजन पूछा जाए किसी नॉवल का, क्योंकि आपने हॉबी लिखी है, जी सर। मैं इसलिए सिर्फ उसी पे केंद्रित कर रहा हूँ कि आपने लिखा है, उसमें उस जमाने में पेरेंटिंग कैसी थी, बच्चे कैसे कहना मानते थे और आज क्या हो गया है, तो इसमें भी बदलाव है। ओके सबसे बड़ा बदलाव ये है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, एक होती है कविता और एक होती है अकविता, जी सर। क्या फर्क है? सर अकविता जो है वो जो हिंदी साहित्य में एक दौर कहा जाता है जो कि 1960 के बाद की कविता है। उसमें जो है जो पहले से चले आ रहे जो मूल्य थे या जो पहले से जो साहित्य लेखन की जो परंपरा चली आ रही थी उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया था सर। तो उसके लिए उनको अकविता की श्रेणी में रखा जाता है सर। और इसके अलावा उनमें जो शिल्प जो है उसके प्रति भी उदासीनता दिखती है सर। तो इस सब कारणों के कारण उन्हें अकविता कहा गया है। एक बिहारी जी के वो है दोहे, जी सर। पढ़े होंगे? जी सर। 3 बेर खाती सो तो 3 बेर खाती है, बिजन डुलाती थे अब बिजन डुलाती है, सीता का उचच गीत। जी सर। है पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर ये वाला नहीं पढ़ा, सॉरी सर। इसमें कौन से छंद कौन से अलंकार है? सर ये मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी सर। छंद अलंकार नहीं पढ़े? ओके, ये इस तरह की कविताएं हैं, बिहारी जी की हैं, इनको देखिए। और एक वो किसका है, कवि कागद मसी गयो नहीं कलम गही ना हाथ, ये सर तुलसीदास जी का है सर। ये कबीर जी का है। जी सर, सॉरी सर, कबीर जी का है। ये आपसे जो आपने ये लिखा है ना जी सर। रैप में, उसी से रिलेटेड होंगे, जी सर। इन पे आप तैयारी करिए। और साहित्य में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। हाँ, क्योंकि आपका एक सबसे लीक से हटके होगा। अब सुबह से हमारे पास कोई नहीं आया, तो हमारे पास साहित्य के लिए सवाल आपके लिए तैयार है, ठीक है। और आज की डेट में हिंदी को जो प्रमोट किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हाँ। जो वैश्विक है वो 10 जनवरी को। हाँ, ये ऐसे ही हिंदी का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, उसकी डेट पता होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जब आप डिप्टी कमिश्नर बन जाओगे, गंगानगर में ही आ जाओगे, तो वहाँ पे हिंदी को प्रमोट करने के लिए क्या करोगे आप? सर उसके लिए जैसे कि हिंदी में जो तकनीकी स्तर पर जो हिंदी है उसकी कम पहुंच है सर, तो उसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं जैसे कि भाषणी कार्यक्रम जो है, तो उसके माध्यम से जो तकनीकी आधार पर जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जो हिंदी है उसको बढ़ावा देने का मैं प्रयास करूंगा सर। तो उसके माध्यम से जो हिंदी है उसको प्रसार मिल सकता है। इसके अलावा स्कूलों में भी जो हिंदी साहित्य के प्रति जो बच्चों की रुचि है उसको बढ़ाने के लिए जो सेमिनार्स हैं या फिर जो वर्कशॉप्स हैं उनका आयोजन किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि हिंदी का। गुड, थैंक यू सर। गुड लक सर। कैसे हैं शुक्राज जी? बढ़िया सर। पहली चीज़ तो ये जो आपने डेफ में आपकी फ़ोटो लगी है, जी सर। इसमें आपकी मूछें हैं, मूछ है इसमें, जी सर। और अभी नहीं है। आप जब इंटरव्यू कब है आपका? 12 जनवरी को। आपको मूछ के साथ जाना होगा। जैसे ये है ना तस्वीर, कोशिश करें वैसे ही रहे। पढ़ा नहीं आपने इसकी डायरेक्शंस जो आई जी थी सर। जी सर। इंटरव्यू के लिए जो व्हेन इज योर इंटरव्यू? 12 जनवरी से। आज कौन सा डेट है? आ जाएंगे 12। नीचे हाँ, शेव हाँ, कर लेना, निकाल। और जैसे बिल्कुल डिट्टो इसमें जाना। हल्की फुल्की आ थोड़ी सी जाएगी। बढ़ा लेना थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए, कविता है जी सर। और अलग अलग तरह की कविताएं होती हैं, अलग अलग तरीके कवि लिखे। मुख्यतः कविता को कितने भागों में हम बांट सकते हैं? किस किस तरह की कविताएं होती हैं मुख्यतः?
सर कविता अगर देखा जाए तो विभिन्न दौरों में इसको बांटा जा सकता है सर, मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा किसमें बांटा जा सकता है? हूँ विभिन्न कालखंडों में, जैसे कि छायावादी काल के हिसाब से नहीं, रस के हिसाब से बताएंगे। जी सर, इसमें सर जैसे कि वीर रस पर आधारित कविताएं हो सकती हैं। एक कोई कवि वीर रस के बड़े प्रचलित नामी गिरामी, उनके नाम भी बताते चले, जो भी रस आप बता रहे हैं। सर इसमें जो भूषण जो कवि हैं वो वीर रस पर लिखने के लिए सर काफ़ी प्रसिद्ध है सर, रीति काल में हुए हैं वो सर। इसके अलावा सर अगर देखा जाए तो श्रृंगार पर आधारित हो सकती हैं कविताएं, जैसे कि रीति काल में बिहारी की जो कविताएं हैं वो श्रृंगार रस है। जी सर, श्रृंगार रस पर आधारित है। इसके अलावा सर वात्सल्य पर आधारित हो सकती हैं, जिसमें कि सूरदास की जो कविताएं हैं वो वात्सल्य पर आधारित हैं सर। इसके अलावा सर भक्ति पर आधारित जो कविताएं हैं, जैसे कबीर और तुलसीदास, इन सब की जो कविताएं हैं वो भक्ति रस पर आधारित हो सकती हैं। व्यंगात्मक, जी सर। क्या इस रस को माना गया है, क्लासिफिकेशन में है ये रस? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इसके बारे नहीं, ये रस अब लिखते हैं लोग व्यंग्यात्मक, पर ये कोई रस नहीं है। क्या आप किसी भारत के बड़े प्रचलित व्यंग्यात्मक का नाम बताएंगे जिन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं और बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं, व्यंग्यात्मक कहानियां? जी सर। बड़े प्रचलित एक कहीं बता दीजिए ना। जी सर, इसमें मैं जो याद कर पा रहा हूँ हरिशंकर परसाई जी हैं। जी उन्होंने बिल्कुल से, हरिशंकर परसाई। उनका कोई बड़ा प्रचलित कहानी बता सकते हैं, नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ उनकी कहानी। मालूम होना चाहिए हरिशंकर जी सर का आपको, ये तो गलत है ना ये चीज़ें परसाई का। ये तो 9th में आपने पढ़ा भी होगा, वो जो बूढ़ी माँ वाला होता है जिसमें बॉस को बुलाते हैं वो अपने घर पे, और माँ को जो है पीछे किसी कोठरी में रख देते हैं, पूरा घर सजा वजा देते हैं। जी सर। तो बड़ा फेमस है। भेड़े और भेड़िया हरिशंकर परसाई की है ना। जी सर। इसमें भी तो व्यंग है पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स के ऊपर ही व्यंग है। सब व्यंग्यात्मक है, उनका सटायर है। नहीं, उस टाइम उन्होंने, आप देखो विवाद भविष्य दृष्टा, मतलब उस आज की हालत में यही हो रहा है फार अर्बन एरियाज में। और ये जो माँ वाला था ये भी आज की हालत में पूरा ये 80-90 के दशक में लिखा हुआ है। अच्छा, अभी कल जो वेनेजुएला पे अमेरिका पर अटैक किया है, ट्रम्प राष्ट्रपति जी सर। जी सर। दुनिया के अलग अलग नेता बोल रहे हैं, अमेरिका में तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। जी सर। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, ये दोहरी नीति वाला हिसाब नहीं है, या फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। सर अगर इसमें देखा जाए तो जैसे अमेरिका का दावा है कि वो नार्को टेरर को रोकने के लिए ये सब कर रहा है, तो मुझे लगता है इसके साथ ये हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक दोहरी नीति को ही दिखा रहा है, क्योंकि किसी भी देश के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना या उसकी संप्रभुता को चुनौती देना वो किसी भी हद तक सही नहीं हो सकता है मुझे लगता है। तो उसके आधार पर सबके साथ एक सा बिहेव मुझे लगता है किया जाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र के आज की डेट में बस बिल्डिंग्स, इमारतें, ढांचा खड़ा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र पूर्णतः शून्य हो चुका है। क्या ये तो यही दिखा रहा है? क्योंकि अभी रशिया के हो रहा है। सर मुझे लगता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो भूमिका है वो एक शांति निर्माता के रूप में है, तो वो उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो उसकी स्थापना से लेकर अब तक जो तीसरा जो वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया है, तो उसमें भी यूएन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
लेकिन अभी वर्तमान में उस पर कुछ सुधार किए जाने चाहिए, जैसे कि वीटो पावर जो है उसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं, और जो स्थायी सदस्यों की संख्या यूएनएससी में बढ़ाई जा सकती है, और जो एक समावेशी जो प्रतिनिधित्व है अगर वो सुनिश्चित किया जाए तो जो यूएन है वो शांति निर्माण के स्तर पर अधिक उपयोगी कदम उठा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। सकल घरेलू उत्पाद जी सर। भारत में ये बाजारी दर पे निकाला जाता है, जी सर। जबकि राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उसके हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद जो फैक्टर प्राइसेस हैं, मूल्य है चीज़ों का, उस पे निकालना चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड क्यों है? भारत वैश्विक परिभाषा को ना मान करके सकल घरेलू उत्पाद को मार्केट प्राइसेस पे यानी कि बाजारी दर पे क्यों निकाल रहा है? और क्या ये किसी एजेंडे के तहत करा जा रहा है या भारत ये हमेशा से करता आया? सर ये हमेशा से नहीं हो रहा है, इसमें जो सुधार हुए थे 2015 में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो उसके माध्यम से मुझे लगता है इसको चेंज किया गया था। और अगर सही कह रहे हैं। 2015 से पहले हम किस पे निकालते थे सकल घरेलू उत्पाद? सर उससे पहले फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जाता था सर। फैक्टर प्राइसेस, जी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हाँ, तो अब ये चेंज मतलब ये परिवर्तन क्यों किया गया? इसका क्या है असर, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्यों किया गया? सर इसमें मुझे लगता है कि जो एक तो हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो अधिक है, इसके जो फैक्टर कॉस्ट है उस पर मूल्य निकालना थोड़ा मुश्किल का काम है, तो इसको बाजार मूल्य पर निकाला जा रहा है। दूसरा इसमें जो दोहरी गणना होती है फैक्टर कॉस्ट पर, तो उससे बचने के लिए भी मुझे लगता है कि जो अभी बाजार मूल्य पर इसको अपनाया गया है। किस प्रकार की दोहरी गणना हो जाती है? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम तो अगर आप मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तब भी तो आ सकती है। अगर आप चीज़ों की वैल्यू के हिसाब से करेंगे, 3 तरीके होते हैं सकल घरेलू उत्पाद के, है ना? एक तो आपका जीवीए के तरीके निकाला जाता है वैल्यू से, एक आपका खर्चे एक्सपेंडिचर मेथड होता है, तीसरा आपका आय इनकम मेथड होता है। तो जीवीए में तो जब आप वैल्यू ले रहे हो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, यही तो निकालते हो, और गुणवत्ता का जब आप समावेश कर देते हो तो सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। तो ये तो आप चाहे फैक्टर कॉस्ट से निकालें चाहे मार्केट प्राइस से निकालें, अगर आप चीज़ों का फाइनल मूल्य लेंगे तो ये दोहरा डबल काउंटिंग वाला इशू आएगा ही नहीं। तो फिर फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में क्यों अंतर कर दिया? सर इसमें मैं जहाँ तक अनुमान कर पा रहा हूँ कि जो सब्सिडी है उसको और जो टैक्स है उसके जो नेट प्रभाव को जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि जो फैक्टर कॉस्ट से जो मार्केट प्राइस है उसकी ओर अग्रसर हुए हैं। अगर मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो जो आप बता रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको घटाना पड़ेगा मार्केट प्राइस में और सब्सिडी को जोड़ना पड़ेगा, जिसको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है, एनआईटी। ठीक है, तो एनआईटी जोड़ दोगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाता है, घटा दोगे फैक्टर कॉस्ट पे आ जाता है। तो प्रभाव क्या पड़ेगा? सॉरी सर मैं इसके बारे में याद जोड़ा जा रहा है क्या इसका? सर इसमें जो भारत के जीडीपी आंकड़े हैं उसमें जो वैश्विक स्तर पर जो विश्वसनीयता है वो कम हो सकती है सर। क्या ऐसा हुआ है? सर अभी जो आईएमएफ ने जो इंडिया जो स्टैटिस्टिक्स है उनको सी ग्रेड दिया। जी सर। जी सर। और अब मैं आपको है नॉलेज है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मौक भी पहला है? नहीं सर मौका आज मैंने काफी दे दिए, तो आज ये कितने तीसरा दिए? है इसलिए थोड़ा कम। कितने? ऐसे नहीं, एक दिन में एक 12 जनवरी को। तभी एग्जॉस्ट हो गए ना तीसरे दिन। नहीं सर आज मैंने सोचा था कि आज जितने देने हैं बस लास्ट। हमेशा मॉक पढ़ते हैं, मॉक देते एक वीक पढ़ते फिर मॉक, फिर एक वीक पढ़ते फिर मॉक, तो
तो आप जब आपका रिजल्ट आएगा किससे आपने शुरू कर देना चाहिए, जी सर। तो आप ऑनलाइन नोट दे देते। जी सर। एक ऐसे 8 हमेशा ऐसे 4-5 दिन पढ़ो कोई बहुत एक 9 या 10 को दे देना, एक जरूर दे देना, एक वो 9th को और देना। अब ये तैयारी करो, तैयारी करके ऐसे नहीं, ये तो ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ये कर दिए 3 हो गए। फॉर्मल पार्ट हो जी जी ओके आवर फॉर्मल पार्ट इज ओवर, लेट अस डिस्कस द फीडबैक। आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा सर। ओके गुड। पहले 2 से बेहतर लगा या उनमें हमारे वाला पीछे है या वो आगे है जो आपने 3 दिन? नहीं, इनसे पूछ रहे हैं ना, इनको भी तो लगा हुआ क्वेश्चंस का लेवल, चीजें, बातें।